साथियों, जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज जब हम इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात बने हुए हैं उन पर बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगा कि जैसे ही हमने इस मीटिंग के इनवाइट को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया था, तो बहुत ही ज्यादा प्रतिसाद इस बात पर आया कि ये बहुत ही टाइमली, बहुत ज़रूरी और मौजूद विषय है, क्योंकि इस विषय पर रूस और यूक्रेन के बीच की जो परिस्थितियां हैं वे बहुत ही ज़्यादा मतलब वोलेटाइल हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे बारूद के मुहाने पर चीज़ें बैठी हों, इस तरह की शक्ल चीज़ों की बनी हुई है। और कई महीनों से यानी एक कुछ 3-4 साल के अंतराल के बाद में फिर से कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है मानो रूस एक आक्रमणकारी की हैसियत से, एक इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी देश की तरह से यूक्रेन, जो कि उससे एक छोटा देश है, उसके ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। ये आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया और खासतौर से वर्नाकुलर मीडिया जो है उसके भीतर ये स्थितियां बनी हुई। और इस सब के बीच में नाटो इत्यादि की जिक्र या तो नहीं ही है या ना के बराबर है कि उनकी भूमिका क्या है और क्या नहीं है। जाहिर है कि जो ये एक आइसबर्ग की तरह से है कि जितनी इसमें सच्चाई दिख रही है उससे 3/4 सच्चाई इसके नीचे दबी हुई है। और वो दबी हुई सच्चाइयाँ हमारे सामने आज हमारे वक्ता प्रोफेसर अजय पटनायक जाहिर भी करेंगे, और उसके साथ ही उनके क्या क्या डायमेंशंस हैं, किन किन तरहों से इनके असरात को सोचा जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था होती है, तो एक व्यवस्था वो है जो युद्ध से नफा कमाने का सोचती है, जैसे उसी व्यवस्था ने महामारी से भी नफा कमाया है, और वही व्यवस्था युद्ध से भी मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। और दूसरी व्यवस्था वो है जो इंसानियत को तरजीह देती है और इंसान को केंद्र में रखती है, और जिसके लिए अमन सबसे बड़ी एक इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है, जो उपलब्धि होती है वो अमन होती है। तो ये कौन सी सभ्यताएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो इससे अलग अलग, जिनके हित जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि ये केवल एक इमोशनल इशू नहीं है, बल्कि जियो पॉलिटिकल इसके महत्व हैं। और वो जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, और उसके हिस्टोरिकल, उसके ऐतिहासिक वजहें कैसे क्या बनी हैं, इनके बारे में इत्मीनान से हमने आज प्रोफेसर पटनायक से ये गुजारिश की है कि वे इत्मीनान से वक्त लेकर के अपनी बात रखें, और फिर जहां कहीं भी हम लोगों को कुछ सवाल होंगे उन्हें हम नोट करके रखें। हमारे साथ बहुत सारे और साथी भी जुड़े हुए हैं जिनका रूस से, चीन से, हिंदुस्तान से सीधा ताल्लुक रहा है, और जिनका सीधा ताल्लुक नहीं भी रहा है, लेकिन जिनकी चिंताएं इन देशों के भीतर अमन के मुतल्लिक रही है, वो साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाद की चर्चा को आगे बढ़ाने में जरूर हमारे साथ सहयोगी होंगे। प्रोफेसर मालाकार हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इत्तेफाक से हमारे चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट एसपी शुक्ला जी चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं, तो उन्होंने आप सबसे माफी चाहिए है कि वो आज हमारे साथ में नहीं है। डॉक्टर जया मेहता भी शायद हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगी। तो मैं प्रोफेसर अजय पटनायक का एक संक्षिप्त परिचय, हालांकि मैंने संदेश में लिखा ही था, और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनमें से अनेक तो उन्हें उनके विद्यार्थी जीवन से जानते हैं, क्योंकि वो एक विद्यार्थी एक्टिविस्ट रहे हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के एक सक्रिय कार्यकर्ता जेएनयू में रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने रशियन और सेंट्रल एशियन जो स्टडीज है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू का जो डिपार्टमेंट है उसके वो डीन भी रहे और प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने इस विषय, इन देशों के मुतल्लिक, इन देशों के पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर के और इनके कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर के 4 किताबें शाया की हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं इन विषयों पर।
इन्हें समझने के लिए। और उसके साथ ही उन्होंने अनेक किताबों का संपादन किया है। उज्बेकिस्तान है, वहाँ के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने एक इंटरनेशनल इन्विजिलेटर के तौर पर अपने इलेक्शंस के भीतर बुलाया था। ये एक बड़ा सम्मानजनक आमंत्रण होता है, जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर समझ और उसके साथ ही आपकी निष्पक्षता का एक तरह से रियलाइजेशन भी किया जाता है। तो उनके परिचय में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अभी उसके विस्तार में न जाते हुए बातचीत को शुरू करते हैं। मैं प्रोफेसर पटनायक को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और इस विषय पर रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात हैं उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ उनकी आगे की दिशा में वो किन दिशाओं की तरफ जा सकते हैं, उनके इशारों की तरफ भी हम लोगों को इस पर रोशनी डालने का कष्ट करेंगे। शुक्रिया। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनीत तिवारी, जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। पहले रूस और यूक्रेन के विवाद से पहले, जैसे विनीत जी ने कहा, हमें उसके पृष्ठभूमि में जाना चाहिए, उनके संबंधों को जानना चाहिए, किस तरह का संबंध इतिहास में रहा है। पहली बात तो यह है कि रूस और यूक्रेन जैसे कोई जुड़वा देश है, इट्स लाइक ए ट्विन कंट्री। आप अगर यूक्रेन जाएंगे, आप रूस जाएंगे, बेलारूस, ये तीनों एक ही जैसे संप्रदाय लगेंगे आपको। भाषा भी बहुत मिलता जुलता है, उनका रिलीजन भी मिलता जुलता है, उनका पास्ट हिस्ट्री काफी जुड़ा हुआ है। काफी रूस के जो राष्ट्र का उत्पन्न होता है उसको वो मानते हैं कि मिडिएवल एज में, मध्य युग में, एक कीवन रूस, कीव है यूक्रेन कैपिटल, कीवन रूस से वो स्टेटहुड रशियन जो है उससे मानते हैं, वहीं से लेते हैं। वो इसलिए कि जब स्लाव संप्रदाय, स्लाव एक संप्रदाय है जो रूस में पाए जाएंगे, बेलारूस में, यूक्रेन में, युगोस्लाविया में, चेकोस्लोवाकिया। ये स्लाव कम्युनिटी बहुत बड़ा, बहुत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जब उनका एक्सपेंशन शुरू हुआ तो यूक्रेन की तरफ जब हुए तो ये स्टेट बना था। उसके बाद कई इतिहास में कई मोड़ लिए हैं। कभी पोलैंड लिथुआनिया का एक स्टेट था, उसके अंडर रहा यूक्रेन का हिस्सा, फिर पोलैंड के अंदर रहा, फिर क्राइमियन तातार रूल रहा। तो इस तरह के होकर फाइनली रशियन एम्पायर में शामिल हुआ। तो रशियन एम्पायर में पूरी तरह इसके सारे हिस्से नहीं आए, क्योंकि जो समझौता होता रहा लड़ाई वगैरह के बाद, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर और रशियन एम्पायर में पोलैंड को बांट दिया गया। इनफैक्ट 3 हिस्से में रशियन एम्पायर भी था। पोलैंड को जब बांटा गया, पोलैंड के ईस्टर्न पोलैंड के जो हिस्से थे यूक्रेन के, वो भी उसके साथ थे। ये इतिहास है जहाँ पृष्ठभूमि है, जहाँ रूस से कई समय अलग भी रहा है, कुछ समय साथ भी रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो ईस्टर्न पोलैंड में कुछ हिस्से थे जो वेस्टर्न यूक्रेन कहते हैं, जिसको पश्चिमी यूक्रेन। फिर हिटलर के आर्मी जब मार्च किया यूक्रेन के अंदर तो काफी हिस्सा उसके अंदर गए। फिर जब हिटलर के आर्मी को रोल बैक किया गया तब जाके फिर यूक्रेन को सोवियत संघ में शामिल किया गया। एक रिपब्लिक था ही, और हिस्से उसके अंदर जुड़ते गए। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन और रशिया के मेन रिलीजन है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये कैथोलिसिज्म या प्रोटेस्टेंटिज्म से अलग। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से शुरू होके फिर रशियन एम्पायर ने उससे अपने आप को अलग करके रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च किया था। सो इनकी एक स्वतंत्र पहचान है। जहां जहां स्लाविक लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं। पर जो हिस्सा करीब करीब बहुत समय तक अलग रहा है यूक्रेन का, पोलैंड के साथ रहा है या उस बाहर रहा है, उसके अंदर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो डोमिनेंट है वहां। वो है रोमन कैथोलिक्स। सो आप ये समझिए कि 1990 में जब यूक्रेन अलग होता है सोवियत यूनियन से, या सोवियत संघ टूटता है उसके बाद 1991 में, तब यूक्रेन के अंदर ये जो डिवीजन था, एक वेस्ट एंड ईस्ट, ये हमेशा रहा है। ऐतिहासिक कारणों के वजह से
ये आइडेंटिटी का डिफरेंस जो है हमेशा रहा है, और ये 1991 के बाद और गहरा होता चला जा रहा है, ये जो डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में क्या है, ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत है। वो सिर्फ रूसी नहीं है, यूक्रेनियन जो रशियन स्पीकिंग है, जो रूसी भाषा बोलते हैं। और यूक्रेन के उस हिस्से में काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। वो कोल माइनिंग एरियाज हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज हैं। डॉनबास रीजन है और एक लुहांस्क है। ये रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन में, ये रूस के बॉर्डर में भी है, और औद्योगिकरण के वजह से वहाँ काफी यूक्रेन के बाहर से लोग आए उसमें नौकरी वगैरह करने के लिए, और सर्विस सेक्टर में आए। तो उसके पॉपुलेशन कंपोजिशन पूरा अलग है बाकी वेस्टर्न यूक्रेन से। ये डिवीजन जो है शार्प होता गया, और ये जो डिवीजन है और बढ़ता जा रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स और उनके थिंकर्स ने इसको यूटिलाइज करने की कोशिश की। इसका सबसे बड़ा शुरुआत होता है, मैं जब इसके ऊपर हमने काफी लिखा, यूक्रेन के ऊपर 2014 के इशू के टाइम भी, उससे पहले भी। ब्रेजिंस्की नाम के एक व्यक्ति थे जो अमेरिका के टॉप माइंड माने जाते थे, स्ट्रेटेजिक थिंकर, जिग्न्यू ब्रेजिंस्की, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे निक्सन के टाइम। और उसके बाद भी हमेशा कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज में ब्रेजिंस्की का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। ब्रेजिंस्की 1997 में एक किताब लिखे, वो किताब का नाम भी जो इतना खुले तौर से लिखा है, वो किताब कभी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है ग्रांड चेस बोर्ड। चेस बोर्ड कौन सा एरिया है? चेस बोर्ड उसने, ये जो सोवियत यूनियन के बाद जो रिपब्लिक्स थे उसको ग्रांड चेस बोर्ड कहता है। उस पे हमें चेस खेलना है। और उसी समय कुछ साल पहले कास्पियन एनर्जी का डिस्कवरी काफी बड़े पैमाने पे हुआ था। ये कास्पियन रीजन में, कास्पियन रीजन खाली कास्पियन सी नहीं, उसके साथ जो रिपब्लिक्स लगे हुए हैं, उसमें रूस है, उसमें ईरान है, उसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और मेनली अजरबैजान भी है। ये सारे कंट्रीज जो है वो कास्पियन रीजन स्टेट्स माने जाते हैं, लिटरल स्टेट्स। यहाँ काफी एनर्जी का जब आया, आंकड़े एस्टिमेट्स आने लगे, एक बहुत बड़ा, ये अमेरिका के लिए जरूरी था कि इस एरिया को इन्फ्लुएंस किया जाए। ऐसा नहीं कि अमेरिका को कोई एनर्जी की जरूरत है दुनिया से, उनके पास बहुत है, बट एनर्जी को कंट्रोल करने से दुनिया के बहुत सारे, वो जियोपॉलिटिक्स को जैसे कंट्रोल करते हैं बहुत बहुत अलग रीजन्स में, जैसे मिडिल ईस्ट में किया था या वेस्ट एशिया में, उसी तरह इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी एक फैक्टर बन के आया। बट एनर्जी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं मानता हूं कि ब्रेजिंस्की का जो थॉट था वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। 1904 में, ध्यान रखिए, 1904 में मैकाइंडर नाम के एक ज्योग्राफर थे जिनको जियोपॉलिटिक्स के फादर माना जाता है, ब्रिटिश थे। उन्होंने कहा, यूरेशिया में डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि ये हार्टलैंड है, ये हार्टलैंड को जो कब्जा करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। ये उसका हार्टलैंड थ्योरी है। उसने वो आर्टिकल लिखा था, जियोपॉलिटिकल पिवट्स ऑफ हिस्ट्री। तो पिवटल स्टेट कहता है यूरेशिया बहुत पिवटल है। इसको आपके ब्रेजिंस्की ने दोबारा रिवाइव किया, इस नोशन को। जो नोशन विभिन्न रूप में आया, पर डायरेक्टली लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं कहते थे कोल्ड वॉर के समय, क्योंकि हिटलर के वजह से जियोपॉलिटिकल टर्म्स को लोग यूज करना बंद कर दिए थे। फिर से रिवाइव हुआ, वो रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इस तरह के पॉलिसीज के थ्रू आया। बट इसने रिवाइव किया मैकेंडरियन जो आइडियाज है, और यूरेशिया को फिर से सेंटर स्टेज में ला दिया। जैसे ही मैकेंडर समझते थे यूरेशिया का कोर एरिया है, जो सोवियत संघ का रिपब्लिक्स थे, वो एरिया, वो यूरेशिया का कोर है। और उन्होंने कहा कि जो यूरेशिया का एनर्जी है, बाकी उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, उस पे जिसका इन्फ्लुएंस रहेगा वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
ब्रेजिंस्की ने ये भी कहा कि उनके लिए पिवटल स्टेट्स कौन है, उसने आइडेंटिफाई भी किया अपनी किताब में। अजरबैजान, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान, इस तरह के स्टेट्स, कंट्रीज जो नए बने थे। किस लिए वो आइडेंटिफाई कर रहा है इनको? क्योंकि ये सारे स्टेट्स के रूस के साथ संबंध बिगड़ रहे थे। रूस के साथ संबंध बिगड़ रहे थे उन, और संबंध इसलिए नहीं कि रूस ने कुछ किया था। आप जानते हैं येल्सिन के पीरियड में 1990s में रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो पूरा यूरोप और अमेरिका के पीछे भाग रहे थे। येल्सिन रूस को उधर की तरफ ले जा रहे थे। पर डिफिकल्टी कहाँ था, ये भी हर जो आप लोग प्रोग्रेसिव सोच के हैं इस पर गौर करिए। सोवियत संघ एक संघीय ढांचा था जो राष्ट्रीयता के आधार पर था या नेशन के आधार पर था। हमारे यहाँ कहते हैं ना लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, वो उसको नेशनलिटीज कहते थे। 15 मेजर नेशनलिटीज को रिपब्लिक बनाया गया। हर रिपब्लिक के अंदर ऑटोनोमस रिपब्लिक थे, क्योंकि काफी बड़े बड़े ग्रुप थे जो रिपब्लिक नहीं बन सकते थे, पर वो इतने संख्या में थे और उनका हिस्ट्री था, उनका अलग कल्चर था, उनका लैंग्वेज था, तो उनको ऑटोनोमस रिपब्लिक। उसके नीचे भी जो छोटे थे उनको ऑटोनोमस रीजन। ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था सोवियत यूनियन ने, जिसमें हर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी मिलता गया। वो ऑटोनॉमी बढ़ के सबसे बड़ा ऑटोनॉमी होता था रिपब्लिक जब आप बन जाते हैं। छोटे छोटे रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान में भी ऑटोनोमस रिपब्लिक एक एरिया था, काराकल्पाक। रूस में अभी भी 26 रिपब्लिक वो कहते हैं, उस वक्त ऑटोनोमस रिपब्लिक कहते थे। 26 अभी है। तातारस्तान है, बश्किस्तान है, चेचनिया है, दागिस्तान है, ये सब अलग रिपब्लिक हैं। उनका आइडेंटिटी, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके गवर्नमेंट, सब कुछ। ये संघीय ढांचा जब टूटा, उस समय जो है नेशनलिज्म इतना हावी हुआ, क्योंकि उस वैक्यूम में नेशनलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, एंटी माइनॉरिटीज, दूसरे लैंग्वेज और भाषा बोलने वाले लोगों को प्रेशर करना कि हमारे आइडेंटिटी में शामिल हो जाओ, एसिमिलेशन जो कहते हैं, ये बढ़ा। इस बढ़ने के चलते जो छोटे कम्युनिटीज थे, स्मॉलर कम्युनिटीज थे, स्मॉलर ग्रुप्स थे, जिनको ऑटोनॉमी मिला हुआ था सोवियत यूनियन में, या जहां ऑटोनोमस रिपब्लिक नहीं भी था, जैसे यूक्रेन हुआ, पर वहां प्रोटेक्शन था काफी, क्योंकि सोवियत संघ उनका एक सरकार थी और उनकी पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। माइनॉरिटी राइट्स पे, रिलीजन पे, आइडेंटिटी पे, उस पर कोई किसी किस्म के नॉट ओनली अटैक की बात नहीं, सिर्फ एसिमिलेशन की भी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जा रही थी, या बिल्कुल ही डिस्करेज किया जाता था। जैसे सोवियत संघ टूटा, हर जगह नेशनलिस्ट फोर्सेस पावर में आने की कोशिश की और आ भी गए बहुत से। आप जॉर्जिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। वार हुआ रूस के साथ 2008 में, 2 एरिया अलग हो गए। वो 2 एरिया जो ऑटोनोमस रिपब्लिक थे सोवियत संघ के टाइम, उनका ऑटोनॉमी खत्म कर दिया गया। उनको कहा गया कि जॉर्जियन आइडेंटिटी में शामिल होना है, जॉर्जियन बनना है। उस प्रेशर से उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। जो वार जॉर्जिया जीत नहीं पाया और कई साल तक फिर सीज फायर के वजह से वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, जो कॉन्फ्लिक्ट है पर वार में नहीं चल रहा था। जब जॉर्जिया उसको चेंज करने की कोशिश की, स्टेटस को, और उसको जबरदस्ती फोर्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, तो वार हुआ, उसमें जॉर्जिया को वो 2 एरिया लूज करना पड़ा। दे बिकम इंडिपेंडेंट नाउ। आर्मेनिया, अजरबैजान का वही स्थिति था। दोनों रिपब्लिक में वार चला, एक एरिया को लेके, नगर्नो कराबाख को लेके, एंड दोनों चाहते थे रूस हमें साथ दे, और जो जीत नहीं पाया। पहले शुरुआत में, अभी रिसेंट टाइम तक आर्मेनिया हावी रहा और काफी एरिया ले लिया। तो अजरबैजान का कंप्लेन था कि रूस का मदद है और रूस हमें नहीं कर रहा है। सो जो लूजिंग साइड था वो रूस को ब्लेम करते थे, जिसके वजह से उनके रूस के साथ तनाव हमेशा होता था। और ये स्थिति बहुत बढ़िया था अमेरिका के लिए, इन स्टेट्स को खींचने के लिए अपने तरफ।
और जैसे ब्रेजिंस्की ने कहा था कि रूस को हमें बढ़ने नहीं देना है, कि रूस फिर से प्रभुत्व अपना इस एरिया में रखे, उसको ऐसे फोर्स किया जाए कि यूरोपियन ओरिएंटेशन या यूरो अटलांटिक ओरिएंटेशन उसका बन जाए। सो 97 में लिखने के बाद कई चीजें हुआ जो यूएस के ये पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को हेल्प कर रहा था इस रीजन में। बहुत सारे डेवलपमेंट जो एनकरेज किया कि यूएस जो है पूरी तरह रूस को आइसोलेट करे, कंटेन करे, घेराबंदी कर ले, ताकि रूस बाहर कोई रोल प्ले ना कर पाए। जो सोवियत यूनियन के साथ किया जाता था कंटेनमेंट, अब वो न्यू कंटेनमेंट कहते हैं, उस तरह से आया। उसमें था पहले जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स गए, उसी के समय उन्होंने 2 मिलिट्री बेस, एक एयरफोर्स बेस किर्गिस्तान में, सेंट्रल एशिया में सोची, जहां कभी हिस्ट्री में अमेरिकन सोल्जर्स नहीं घुसे थे। किर्गिस्तान में एयर बेस लिखा और उज्बेकिस्तान में मिलिट्री बेस। आप सोचिए, अफगानिस्तान में 100,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स, और रिवर के इस साइड, पंज रिवर के इस साइड पामीर में, इधर है हमारे सेंट्रल एशिया के देश, वहां 2 अमेरिकन बेस, बिल्कुल रूस के पास, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उधर उसी समय 1907 से शुरू हो गया नाटो का एक्सपेंशन। मिलिट्री ब्लॉक है, जो मिलिट्री ब्लॉक कोल्ड वॉर के दौरान खुला गया था, ओपन वॉर, और वार्सो पैक्ट उसका काउंटर में आया था। वार्सो पैक्ट डिसमेंटल हो गया, पर नाटो नॉट ओनली बना रहा, कहा कि दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए, पर ईस्टर्न यूरोप से लेके बाल्टिक स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं बाल्टिक स्टेट जो सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स थे, उनको भी मेंबर कर लिया नाटो में। सो नाटो केम टू द बॉर्डर ऑफ रशिया, रशिया के बॉर्डर तक नाटो फोर्सेस सभी पहुंच गए बाल्टिक स्टेट्स के शामिल होते ही। सो एक तरफ वेस्ट से वो देख रहे हैं नाटो आ चुका है, साउथ वेस्ट से जो यूक्रेन वगैरह है, वहां कोशिश हो रही है यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे ये कंट्रीज को अगर शामिल कर दिया जाए नाटो में, और रशिया के बॉर्डर पे एक तरफ और आ गए। उधर अफगानिस्तान से आपका सेंट्रल एशिया तक बेसिस थे। सो इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन जहां अमेरिका जो है ऐसे जगह पे है, क्योंकि उनके लिए यूरेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस उनके लिए एक ही चैलेंज है मिलिट्री रूप में, और राइजिंग चाइना अनदर चैलेंज इकोनॉमिकली ग्लोबल। एंड सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया में अगर बैठेंगे, दे कैन कंट्रोल बोथ रशिया एंड चाइना, उसमें मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर दोनों देश पे, क्योंकि किर्गिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, चाइना बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे, और वहां पर बेस है इनका। फॉर्चुनेटली फॉर दैट रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड कि ये बेसिस क्लोज हो गए। उज्बेकिस्तान के साथ संबंध खराब होने के बाद उज्बेकिस्तान ने पहले बेस 2005 में ही बंद कर दिया, और बाद में किर्गिस्तान से भी ने बंद कर दिया। आज 2 रूसी बेस है वहां, वो है ताजिकिस्तान में और किर्गिस्तान में एयर बेस है। सो एक ये है कि किसी तरह इन कंट्रीज को जिनके रूस के साथ तनाव है उनको खींचना अपनी तरह, और ये तनाव का कारण जैसे मैंने कहा इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो रूस ने कोई वार नहीं किया, कुछ नहीं अटैक किया, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसका वजह यह है कि इन्होंने अपना जो आइडेंटिटी है एक राष्ट्र में, उसको मैनेज नहीं कर पाई है। क्योंकि माइनॉरिटी की आइडेंटिटी को जब आप अहमियत नहीं देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो माइनॉरिटीज हैं जो एक बड़े पावर के बॉर्डर पे हैं और साथ हैं, क्योंकि रूसी स्पीकिंग है, रशियंस हैं। यूक्रेन में भी यही हालत है, जॉर्जिया में भी वह हालत था, वो रशिया के बॉर्डर पे, वो एनी डे दे कैन इन्वोक रशियन सपोर्ट, और रशिया चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि पुतिन जब ये रियलाइज किया कि ये हो रहा है, 2001 के बाद आप देखेंगे रशियन एक्टिविटीज भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं जो सोवियत संघ में थे, उनको नियर अब्रॉड एक टर्म इन्वेंट किया गया रूस में, नियर अब्रॉड। दे आर नॉट जस्ट अब्रॉड, दे आर नियर अब्रॉड। वो उनके फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सब में प्रायोरिटी है।
और रशिया ने समझ लिया एक बड़ा पावर जैसे है, उसका सिक्योरिटी सिर्फ पेरीमीटर जो कहते हैं ना, जिसका दायरा सिर्फ रूस के बॉर्डर पे सीमित नहीं है। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से उनके बॉर्डर जब अगर सुरक्षित नहीं होंगे, वो पोरस है, बहुत सारे बॉर्डर पोरस इतना रिजिड नहीं है बॉर्डर्स, कोई जैसे ट्रंप ने वॉल बनाने के ऐसे कुछ नहीं। सो कोई भी इंस्टेबिलिटी, कोई भी थ्रेट वो रूस में सीधा पहुंचे, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा रशिया के। पुतिन के आने के बाद ये रहा है प्रयास कि एक बफर जोन रहे हमेशा रशिया के अराउंड। जो कंट्रीज अगर कभी फॉल कर जाते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस में, नेटो में ज्वाइन करते हैं, वो ब्रीच हो जाएगा, वो पेरीमीटर टूट जाएगा, वो बफर नहीं रहेगा। और रूस ने शुरू कर दिया ये प्रोसेस जो सिक्योरिटी इंटीग्रेशन करने के लिए, आप लोग सुने होंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें आर्मेनिया है, बेलारूस है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थे। आप इस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल आप देखे होंगे जब कजाकिस्तान में अभी जो अस्थिरता शुरू हुई थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के 3000 ट्रूप्स गए वहां, सारे इंस्टॉलेशन जो इंपोर्टेंट प्लेसेस को गार्ड की, और स्थिति अच्छा होते ही 7-8 दिन के अंदर वो वापस गए। तो उनके पास रैपिड रिएक्शन फोर्स भी। फिर पुतिन ने 2015 में शुरू किया यूरेशियन इंटीग्रेशन। यूरेशियन इंटीग्रेशन का नाम दिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जिसमें रशिया है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, सेंट्रल एशिया के 2 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, हो सकता है ताजिकिस्तान भी ज्वाइन कर ले। ये इकोनॉमिक यूनियन बना है जिसके अंदर आपके पूंजी, आपके लेबर, आप पीपल, कोई भी कुछ फ्री मूवमेंट, कोई रुकावट नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम अलग होंगे, पावर्स अलग होंगे, पर इकोनॉमी एक ही है। उनको वो कहना शुरू किए थे कॉमन इकोनॉमिक स्पेस। और आज कॉमन इकोनॉमिक स्पेस 5-6 साल से दे आर फंक्शनिंग, क्योंकि उनके एक ही कस्टम्स रेजिम है। आप कजाकिस्तान से घुसिए, रूस से घुसिए, कहीं से भी वो एक ही कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होगा बाहर के प्रोडक्ट के ऊपर, और आपस में उनके कुछ नहीं चार्ज होगा। ये कॉमन इकोनॉमिक स्पेस में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट हो सकता था वो था यूक्रेन, और पुतिन बहुत इस पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके थे, कैपिटल मींस पॉलिटिकल कैपिटल। यूक्रेन सोवियत यूनियन का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, कंट्री था, बहुत डेवलप्ड था। उसको वो अगर आ जाता तो कॉमन इकोनॉमिक स्पेस का जो प्रोग्रेस होता वो रैपिड होता, और कंट्रीज ज्वाइन करते, यूक्रेन एग्जाम्पल बनता। ये सारे अमेरिकन ने कंटिन्यूसली ट्राई किया यूरोप, यूक्रेन वगैरह को कैसे उस तरह के इंटीग्रेशन प्रोसेस से अलग रखें। सो कंटेनमेंट ऑफ रशिया, सेकेंडली नॉट अलाउइंग ए कॉमन इकोनॉमिक स्पेस टू कम अप, कॉमन इकोनॉमिक स्पेस ना आ पाए। ये सारे प्रयास जो है उसको मदद कैसे हुआ अमेरिका, रेजिम चेंज, एक अद्भुत इन्होंने प्रोसेस शुरू किया, इसको कहते हैं रेजिम चेंज हम लोग कहते हैं, पर वो कलर्ड रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। कलर रेवोल्यूशन पहले शुरू हुआ जॉर्जिया में, सारे जगह इन्होंने लीडरशिप चेंज किया। जो थोड़ा सा भी रूस के तरफ जिनका झुकाव था, संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब जगह उन्होंने रेजिम चेंज के लिए प्रयास किया। रेजिम चेंज था कि 1991 के बाद सारे कंट्रीज ऐसे बेबस थे, इंक्लूडिंग रशिया, सब अमेरिका वेस्ट के पास जा रहे थे आर्थिक सहायता के लिए, एड असिस्टेंस सब तो उनके हाथ में था, IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरीथिंग सब उनके हाथ में, सब कंडीशंस माना उन्होंने। उन कंडीशन में ये भी था कि जितने एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी, US फंडेड एनजीओ, वेस्टर्न फंडेड एनजीओ, वो बहुत इन देशों में एक्टिव थे, और यही ग्रुप्स दे वर इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि ये मोबिलाइज किए लोकल पॉपुलेशन, स्टूडेंट, यूथ। हर मूवमेंट में देखे कि यूथ मूवमेंट एक था, जैसे यूगोस्लाविया में हुआ था एक यूथ मूवमेंट था जो सबसे फ्रंट में आया, उसी तरह इन सारे देशों में देयर वर
यूथ, बिग यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको मोबिलाइज करता, उनको यूएस में भेजा जाता था, ट्रेन, लीडरशिप ट्रेनिंग सब कुछ करके दे वर ऑलरेडी रेडी। एंड जब मौका आया, जब इलेक्शन हुआ, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये लीडरशिप जो है चेंज होके जो प्रो रशियन कुछ कोई आ जाए, तो उन्होंने मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया। ये जॉर्जिया में हुआ, उसका नाम दिया गया रोज रेवोल्यूशन। ये यूक्रेन में नेक्स्ट ईयर हुआ 2004 में, उसका नाम दिया ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये किर्गिस्तान में हुआ, उसका नाम दिया गया ट्यूलिप रेवोल्यूशन। तो इस तरह के बड़ी फैंसी नाम्स देके लोग उसी तरह के ड्रेस पहन के प्रोटेस्टर्स आए, और ये जो है ओपन फंडिंग, ओपनली अमेरिकन एम्बेसडर कीव में आके या जॉर्जिया में दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंडविचेस टू प्रोटेस्टर्स। कोई देश का फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर वाज प्लेइंग ओपन एक्टिव रोल। द मोमेंट द प्रोटेस्ट स्टार्टेड, एंटायर वेस्ट पूरे कोरस के साथ कहा ये इलेक्शन सही नहीं हुआ था, इसमें काफी गड़बड़ी हुई थी, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और दबाव मेंटेन करते रहे, और ये जो प्रोटेस्ट था उसका हौसला बढ़ाते रहे। जॉर्जिया में सक्सेस के बाद यूक्रेन में ट्राई किया गया। यूक्रेन में भी उन्होंने फोर्स किया प्रेसिडेंट को, गोली नहीं चलाया, वो कहा कि मैं इलेक्शन दोबारा करवाता हूँ जीतने के बाद थोड़ी दिन में। और उस वक्त ये जो माहौल बना है उसमें दूसरा आया, जो प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अमेरिका में कोई अमेरिका में लॉयर था, वो जॉर्जिया में प्रेसिडेंट बना। कोई कहीं एक्टिंग कर रहा था यूएस वगैरह में, बाहर से लाके इम्प्लांटेड प्रेसिडेंट्स। अब वो इतना ज्यादा एंटी रशियन हुए, सो रशिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने का कोई संभावना नहीं था, बिकॉज ऑफ द न्यू रेजिम्स। जो नया, जो कहते हैं ना, ये जो प्रो वेस्टर्न रेजिम्स है, कभी रशिया के साथ संबंध अच्छे नहीं किया और बिगाड़ता रहा। और मैं यूक्रेन की बात करूं, ये बहुत ही अजब चीज है जिसको इन्होंने 2014 में हटाया। 2014 में यानुकोविच को 2 बार हटाया गया, सोचिए, जीतने के बाद 2 बार। जो पहला रेवोल्यूशन हुआ था 2004 में, वो जीता था, उसको फोर्स किया गया, दोबारा इलेक्शन किया था। और नतीजा क्या हुआ उस इलेक्शन के बाद? ये जो बहुत फेवरेट थे अमेरिका के, ब्लू आइड बॉय, युशेंको करके नाम है उनका, ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने यूक्रेन को मतलब बर्बादी की दिशा में, क्योंकि रूस के साथ संबंध खराब करते गए, और इनके सबसे ज्यादा ट्रेड रूस के साथ है यूक्रेन का, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बाहर कौन खरीदेगा यूरोप में? कुछ भी नहीं। उसका हालत खराब होता गया, उनका डेट बढ़ता गया, डेफिसिट बढ़ता गया, और लोन के संभावनाएं ये बना दिया दूसरों से डेट लेने का। तो 2004 में इनको हटाने के बाद आप सोचिए 2007 का इलेक्शन में पार्लियामेंट में वही जो आउटस्टेड प्रेसिडेंट, उसका पार्टी है, पार्टी ऑफ रीजन्स कहते हैं, वो ज्यादातर यही ईस्टर्न रीजन से आते थे सपोर्ट उनका बेस। उन लोगों को बहुत ह्यूमिलेशन हुआ कि जीता हुआ प्रेसिडेंट को इन्होंने भगाया और बाद में इलेक्शन करके हराया। और 2007 के इलेक्शन 3 साल के अंदर पार्टी ऑफ रीजन्स जो है सबसे लार्जेस्ट 165, उसके मुकाबला में नेशनलिस्ट पार्टीज बढ़ने लगे। और ये जो युशेंको का पार्टी था, ये जो अमेरिकन प्रॉप्ड अप प्रेसिडेंट था, इसका पार्टी ये आ गया 72 या कुछ ऐसा, 56 ऐसे कुछ। और वो लोग जो है 150 के करीब चले गए जो नेशनलिस्ट पार्टीज थे, नेशनलिज्म के जो सपोर्टर्स थे। और ये 2007 की स्थिति है। 2010 में जब फिर से इलेक्शन हुआ, 2010 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखिए। 2010 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये युशेंको जो अमेरिकन सपोर्टेड प्रेसिडेंट, इसको सिर्फ 5% वोट मिलता है, 5.5% वोट। एंड यानुकोविच जिसको हराया था, आपने हटाया था, वो फिर से वापस आया। एंड नेक्स्ट इलेक्शन जो हुआ, इवन पार्लियामेंट का भी, उसमें और ज्यादा स्थिति मजबूत हुई पार्टी ऑफ रीजन्स का, यानुकोविच का।
But this time he was not pro-Russian and anti-West, यानुकोविच। वो दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते रहे और यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसा आया कि उन्होंने कुछ समय मांगा। इन्होंने कहा नहीं, अभी हमें जो है मीटिंग होना है, उनका जो समिट, उसमें हम यूक्रेन को यूरोपियन एसोसिएशन मेंबरशिप बना देंगे। उसका कहना था कि रूस का क्या इसमें रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, हमें देखना चाहिए, क्यों हमारा काफी डिपेंडेंस रशिया के साथ है। यूक्रेन का सबसे ज्यादा एनर्जी, जो चीपर एनर्जी, जो दुनिया के मार्केट रेट से भी कम में यूक्रेन को रूस देता था, वो शामिल है। ट्रांजिट फीस मिलता है यूक्रेन के पाइपलाइन के थ्रू, रूस से गैस जाता है यूरोप को। काफी कुछ उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान होगा, हमें कुछ 3 महीने का समय और दीजिए, हम रशिया से भी बात करेंगे एंड फाइंड आउट सम, कुछ रास्ता निकालेंगे। इनको मंजूर नहीं था। इन्होंने प्रोटेस्ट, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट करवाया, और उस वायलेंट प्रोटेस्ट का पिक्चर आपने 2014 में अगर देखा होगा, इस तरह से आर्म्स, गोली, बंदूकें लेके अटैक किए पार्लियामेंट पे, और नेशनलिस्ट फ्लैग्स, जो फ्लैग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम फासिस्ट ग्रुप्स चलाते थे, वो फ्लैग्स निकलने लगे। स्वाबोदा नाम का एक ग्रुप था उस वक्त, वो फार राइट जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, वो एक्टिव रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने जो समझौता किया भी यानुकोविच के साथ 24 फरवरी को, कि कैसे स्थिति को संभाला जाए, उसने कहा कि मैं इलेक्शन जल्दी कराऊंगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो पूरा टर्म से पहले भी सब कुछ तय हुआ। उसके बाद अगले दिन जो है उसको इतना थ्रेटन और वायलेंस किया गया, वो रूस भाग गए। ही लेफ्ट फॉर रशिया, यानुकोविच। तब से देखिए ये जो फॉल्ट लाइन था कितना एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये जो एंटायर मूवमेंट, जो फासिस्ट मूवमेंट और नेशनलिस्टिक मूवमेंट, इसको लीड कर रहा था वेस्टर्न यूक्रेनियन जो ग्रुप्स हैं इस वक्त। और उसके लीडर्स जो पिक्चर, जिसके बंदेराज का पिक्चर रखते थे, बंदेराज जो है 1930s में फार राइट फासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूक्रेनियन यूनिटी करके बना रखा था। ये काफी जीव्स को ये ग्रुप्स, हिटलर का साथ दिए, जो आर्मी ऑक्युपाई किया था यूक्रेन के एरिया, ये सब पोलैंड में काफी जीव्स को मैसेकर किया। ये सारों का ये था कि आफ्टर हिटलर्स डिफीट ये सब गायब हो गए, जल गए, जो भी हुआ। बट ये फार राइट ग्रुप्स फिर से हावी होने लगे इस पॉलिटिक्स में। और बट द पार्टी ऑफ रीजन्स का जो लॉस हुआ, ये यूक्रेन का लॉस है, मेरा ये कहना है, क्योंकि आपके 2 बड़े इंडस्ट्रियल रीजन आप से अलग हो गए हैं, आप जीत नहीं सकते। यूक्रेन कैनॉट विन लाइक जॉर्जिया भी जीत नहीं पाया था, क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है। नो फॉरेन पावर विल कम डायरेक्टली टू गेट दीज एरियाज। ये एरिया को छीन के वापस देंगे, ऐसा कोई स्थिति नहीं है रूस के सामने। तो ओनली होप था निगोशिएशन। मिन्स्क एकॉर्ड हुआ, बेलारूस के राजधानी मिन्स्क में एकॉर्ड हुआ उसी समय। इसमें कहा गया कि संघीय ढांचे को कैसे बरकरार किया जाए यूक्रेन के अंदर, इनके आइडेंटिटी को कैसे दिया जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल किया जाए। ये नहीं, इन्होंने वायलेट कर दिया। जो यूक्रेनियन सरकार था उस वक्त नेशनलिस्ट के हाथ में, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया, वायलेट करना शुरू कर दिया। तो वार, सिविल वार चला। आप जानते हैं कितने हजार लोग मर चुके हैं सिविल वार में। उसी समय और एक अमेरिका का लक्ष्य था, जो अमेरिका का लक्ष्य को ऐसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि काफी हद तक उन्होंने इस प्रोसेस में क्या किया, कुछ स्टेट्स में जो नेशनलिस्ट को इन्होंने उभारा है, वो एंटी रशियन रेटोरिक चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम यूक्रेनियन नेशनलिस्ट एंटी रशियन, एंटी ज्यू, ये उनका नैरेटिव था, मोबिलाइजेशन का माध्यम था। आज रूस के खिलाफ तक थे, वो बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका के पॉलिसी को सूट कर रहा है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज को इन्होंने अपने पास काफी करीब ले लिया, क्योंकि रूस के साथ इतना तनाव बढ़ रहा है। जो ग्रुप अभी पावर में है वो प्रो अमेरिकन होते जा रहे हैं। ये यूक्रेन में भी हो रहा है, जॉर्जिया में भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के अंदर जो ब्लैक सी है, वो रशिया का लाइफ लाइन है। वर्ल्ड के ट्रेड के लिए रशिया का लाइफ लाइन माना जाता है ब्लैक सी, क्योंकि पूरे साल खुला रहने वाला दरिया वही, समंदर वही।
बाकी रशिया के जितने पोर्ट्स हैं वो विंटर में फ्रोजन हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं। ब्लैक सी पोर्ट वार्म वाटर पोर्ट है, ब्लैक सी के थ्रू वो जाते हैं टर्की होके मेडिटेरेनियन, फिर दुनिया भर ट्रेड होता है। इसके लिए टर्की और रशिया के अंदर 19वीं सेंचुरी में कई लड़ाई हो चुकी है, वार भी हो चुकी है। तो रशिया किसी को ब्लैक सी में डोमिनेट करना नहीं चाहता कि कोई डोमिनेट करे। आपको याद होगा क्राइमिया वार हुआ था 1856-59 में। क्राइमिया वार के दौरान सेवास्तोपोल में जो सेवास्तोपोल इनका नौसेना था उसका डिफीट हुआ था, वहीं से रशिया हार गया था। वो वार इसलिए भी फेमस था कि नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाके वहां सेवा की थी, उसके बाद ये जो नर्सिंग सिस्टम वगैरह शुरू हुआ। रशिया बहुत वरीड है कि कोई ब्लैक सी फ्लीट को उसका जगह से बेस से, नेवल बेस से हटा दे। और यूक्रेन में ये होने के बाद रेजिम चेंज, लगातार ये प्रयास किया गया रूस को कि लीज को रिन्यू ना किया जाए या कम समय के लिए किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन था कि पुतिन क्राइमिया को लिया। क्राइमिया हमेशा रूस में था, सेंचुरी से मतलब। और 1954 में एक रूस यूक्रेन का पुराना स्टेटहुड जो था, कॉमन स्टेटहुड, उसके सेलिब्रेशन में इन्होंने दे दिया यूक्रेन को क्रुश्चेव में। और वहां रूसी तो हैं, आप रूस के एक हिस्सा को देंगे तो वहां तो रूसी लोग हैं लोग। वो लगातार रेफरेंडम कर रहे थे सोवियत संघ टूटने के बाद रूस में जोड़ने के लिए, रूस कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। बट ऐसा स्थिति बना 2014 में। सिर्फ नेवल बेस की बात नहीं है, यूक्रेन को जो एंटायर हॉस्टाइल पॉलिसी रूस के तरफ, उन्होंने फाइनली रेफरेंडम वहां का जो हुआ, रूस का हो सकता है रूस की एनकरेजमेंट में हुआ हो, क्योंकि वो हमेशा मेजोरिटी उन्हीं की है, तो वो रूस में जाने के लिए इच्छा जाहिर किया, रूस ने ले लिया। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, आप रेजिम चेंज कराए, रूस के खिलाफ करवा लिए, और दूसरा जितना तनाव जब भी हुआ है, आज भी आप ईस्टर्न यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं। आप पोलैंड में सोल्जर दे रहे हैं, आप रोमानिया में कर रहे हैं, आप बाल्टिक स्टेट्स में कर रहे हैं। आप देखेंगे स्लोली इंक्रीमेंटली अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप, क्योंकि एक समय ऐसा था बीच में कि यूरोप के सारे देश अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ नहीं। हमेशा ये अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ कि यूरोप में डिवीजन है अबाउट रशिया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इस तरह के देश जो है ना, जो पुराने यूरोप के देश हैं, ईस्टर्न यूरोप में नहीं है, वेस्टर्न यूरोप में, ये रूस के साथ बहुत तनाव नहीं चाहते। ये डिपेंडेंट है रशियन गैस के लिए। और इस यूक्रेन का जो पहला तनाव चल रहा था, क्राइमिया को जब तो रूस में शामिल कर लिया गया, उसके बावजूद भी एक पाइपलाइन ऐसे गया है 2000, नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहते हैं उसको, जो सी के नीचे से जा रहा है, और यूक्रेन बाल्टिक स्टेट किसी के थ्रू नहीं जाएगा, सीधा जर्मनी में गैस सप्लाई करेगा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये कंप्लीट हो चुका है। और इसको अमेरिका का मेजर मुद्दा यही है, अमेरिका चाहता है ये गैस पाइपलाइन ना बने, फिर भी बन गया तो अभी किसी तरह से यूरोप पे दबाव डाला जा रहा है कि अमेरिकन अगर रूस के साथ कुछ होता है, हम देंगे गैस आपको चिंता करने की बात नहीं है। पर सैंक्शन में नॉर्थ स्ट्रीम 2 को शामिल किया जाए। काफी यूएस का इन्फ्लुएंस, एनर्जी में रोल, सब कुछ बढ़ जाएगा अगर तनाव रूस के साथ ऐसे बना रहा है। और ये शुरू हो गया था, जैसे आपका ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ 2009 में, गैस वार शुरू हो गया। फिर 2014 में झगड़े के बाद 2015 में फिर रूस ने बंद कर दिया, और यूक्रेन को अब वर्ल्ड मार्केट प्राइस देना पड़ रहा है, सस्ते गैस नहीं है। और चूंकि ट्रांजिट कंट्री है, बहुत बार गैस सप्लाई बंद कर देता है, फिर रूस के ऊपर दबाव डालेंगे यूरोप, सप्लाई बंद कर दिया गया, तो रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जर्मन और रूस मिलकर बनाए हैं। सो ये करंट तनाव जो है, इससे रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा फिजिकली, क्योंकि मिलिटरीली बहुत पावरफुल है। जो एरियाज है उनको भी छीन नहीं सकते, क्राइमिया को भी नहीं ले सकते। बट इन द प्रोसेस यूरोप के काफी कंट्रीज जो रूस के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ये इनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन वार आप देख ही रहे हैं रोज। आपने इराक में जैसे किया था ऐसे ही कर रहे हैं कि रूस कल तैयार है, ये डेट को हो सकता है,
आपके अपने लोगों को कह दिया अमेरिकन को अब छोड़ दो, इसका असर क्या हो रहा है आप जानते हैं? जैसे हुआ है पिछले कई एक दशक से चल रहा है, ये यूक्रेन की इकोनॉमी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपने यूक्रेनियन करेंसी का वैल्यू को डाउन कर दिया टोटली वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि आपने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया। जो कैपिटल इन्वेस्टर्स थे वो आना नहीं चाहते हैं, उसका करेंसी का वैल्यू जो है बहुत लो हो चुका है। यूक्रेन तो बर्बाद होगा ही, पर ये जो तनाव और ये जो टेंशन के थ्रू अमेरिका यूरोप के उन कंट्रीज को भी क्लोज लाएंगे जो रूस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। दूसरा है, अमेरिका जो है सोवियत संघ के बहुत सारे देशों को कोशिश करेंगे ये दिखाने के लिए रूस के साथ रहना अच्छा नहीं है, कभी भी आपका टेरिटोरी जा सकता है जो रूस के सीमा पर है। लॉस किसको हुआ? देखिए जॉर्जिया का 2 एरिया गया, आप देखिए मोल्डाविया था जो मोल्डोवा कहते हैं, उसका आधा हिस्सा चला गया। जो इस तरह के नेशनलिज्म के उनके हिस्से अलग हो गए। यूक्रेन का अभी 2 हिस्सा मतलब ईस्टर्न पार्ट जो है वो चला गया। तो यूक्रेन इज लूजिंग, आर्थिक रूप से भौगोलिक रूप से ये लूज कर रहा है। और यूक्रेन का प्रोडक्ट्स का ना यूरोप में वैल्यू बहुत है, कुछ है, कुछ प्रोडक्ट नहीं कुछ बेच सकते हैं कंपीट करके। रूस के साथ ही है, रूस में 3 मिलियन यूक्रेनियंस हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज से काफी यूक्रेनियन इकोनॉमी को फायदा होता है। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन लूज करे कि नहीं करे। अमेरिका का लक्ष्य स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है रूस को कंटेन करना है, एनसर्कल करना है, क्योंकि रूस के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, रूस बड़ा कंट्री, उसके इसीलिए पास जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उसमें प्रभाव बढ़ाना होगा। तो इवन बीच बीच में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, रशिया वार करेगा, ये करेगा, ऐसे फैलाने से हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। कौन सुनेगा? अमेरिका थोड़ी यूक्रेन जो पूरा डिपेंडेंट है, पूरा डिपेंडेंट, उनके बिना एड के बिना हेल्प के वो नहीं कुछ कर सकते। सो मेरा आखिर में यही कहना है कि दिस कंट्रीज जो सोवियत संघ के पुराने कंट्रीज थे उनके बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो सकता था, इसका संभावना खत्म कर दिया अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस रीजन। जो इनके जो फॉल्ट लाइंस थे, उनके डिवीजन थे समाज के अंदर या देश के अंदर, उसको उन्होंने साइड लेके एक तरफ और ज्यादा उसको गहरा कर दिया। इसके वजह से वहां पर यूनिटी का अब चांसेस भी नहीं, कंट्री के यूनाइटेड होने का चांसेस भी नहीं। इंटरनली फॉरगेट अबाउट रशिया अमेरिका, जो कम्युनिटीज आ नहीं सकते, अब इतना लड़ाई इतना मारकाट हो चुका है। और उधर नेशनलिस्ट पावर में जबरदस्त नेशनलिस्ट हैं, और वो माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले दूसरे लैंग्वेज वाले एरियाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं हुए। और उनका मैंडेट 2 बार अपने मैंडेट को डिसऑनर किया और भगाया जो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट जीता था। इस स्थिति में जो है यूक्रेन लूजर होगा। रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी जो उसके क्लोज कंट्रीज हैं बॉर्डर में, दे भी वो एप्रीहेंशन और इंफॉर्मेशन वार के शिकार होंगे। और रूस के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत दबाव पड़ेगा। पर मेरा इतना विश्वास है, आप अगर देखें इतिहास को खोल के, सारे हिस्टोरियन भी लिखते हैं रूसी लोग बहुत कुछ सह सकते हैं, बहुत सह सकते हैं, चाहे नेपोलियन के टाइम, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो बहुत सैनिक तक, बहुत मतलब खाना नहीं पीना नहीं, ब्लॉकेड है, सब कुछ है हिटलर के, वो नहीं गिव अप करते। सो ये सैंक्शंस वगैरह चल रहा है 14 से, फिर भी वो कोप कर रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली फॉर रशिया इन ए वे, चाइना जो है और रूस का रिश्ता इतना बढ़िया हो गया है, जो हम स्टूडेंट थे तब बहुत खराब था 70s में, सोवियत संघ और चाइना बिल्कुल ही यूएस के साथ क्लोज हो गया था। आज जो है चाइना एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, और उसके साथ रूस के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। ये एक उस रीजन में रशिया के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि सैंक्शन और नो सैंक्शन, अब चाइना के साथ उनकी दोस्ती जो है उससे वो बेल आउट हो जाएंगे या सह लेंगे सैंक्शंस को। बट लूजर मेनली आई थिंक लूजर विल बी यूक्रेन। थैंक यू, शुक्रिया।
शुक्रिया प्रोफेसर पटनायक। आपने बहुत ही सरल भाषा में और उसके जो विभिन्न पहलू हैं, जॉर्जिया और क्रीमिया से लेकर के अमेरिका के तक जो दूसरे महाद्वीपों में शामिल उनके इंटरेस्ट, उनके हित और उनके स्वार्थ आपने इस पूरे मसले पर बताए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो गैस का और जो पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो जुड़ाव है यूक्रेन और रशिया का दूसरे यूरोपियन और गैर यूरोपीय देशों के साथ में, उनके असर भी युद्ध को रोकने में भी एक भूमिका अदा करते हैं। अगर वो युद्ध को एग्रीवेट करने की कोशिश करते हैं तो वो, क्योंकि जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर बुरे असर भी पड़ रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और मैं उन सबके सवाल जरूर लेना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल ही वर्ल्ड पीस काउंसिल ने एक स्टेटमेंट इस पूरे मसले पर दिया है। और वर्ल्ड पीस काउंसिल आप जानते हैं रोमेश चंद्र के समय से बहुत ही महत्वपूर्ण एक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में शांति और अमन कायम करने की एक ऑर्गेनाइजेशन। उसका स्टेटमेंट मैंने चैट बॉक्स में साझा किया है। जो साथी यहाँ पर उसे डाउनलोड करना चाहे वे यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उस नूर ने अपना हाथ उठाया है। नूर जहीर हमारे साथ इंग्लैंड से, लंदन से जुड़ी हुई हैं। और आनंद शिंत्रे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद रूस भी रहे हैं और चीन भी रहे हैं, तो उनके अपने अनुभव भी हैं। तो मैं पहले नूर को बुलाता हूँ, फिर आनंद को बुलाता हूँ, और तब तक मैं जो चैट बॉक्स में सवाल हैं उनको इकट्ठा करता हूँ। तो पहले नूर अपने आप को अनम्यूट कर चुकी हैं और नूर अपनी बात रखें प्लीज। बहुत शुक्रिया विनीत, बहुत शुक्रिया कॉमरेड पटनायक। बहुत ही अच्छा एक लैंग्वेज से लेकर के सोशल और इकोनॉमी और फिर जो तेल का और गैस का जो ये है, और फिर उसके बाद जो हिस्ट्री हुई पिछले 100 सालों में, उसका एक वसी दायरा खींचने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर लंदन में मुस्तकिल देख रही हूँ किस तरह से जंग को उकसाया जा रहा है। बोरिस जॉनसन किस तरह से मुस्तकिल लगे हुए हैं कि किसी तरह से बस जंग छिड़ जाए। उन्होंने अपने फौजी भी भेज दिए हैं, और वो जो साहिर ने कहा है कि बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। तो वो 900 ट्रूप्स पहुंच गए हैं और वो तैनात हैं, जैसे कि रूस जो है वो ये करने वाला है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो चीन और रूस के जो इस दौरान बातचीत हुई है, और जिससे ये लग रहा है, जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि वो एक चाइना एक बड़ी फोर्स है पूरी दुनिया में। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, जितनी आपकी जानकारी है उसके, कि एक वक्त में रूस और चाइना की एक साझेदारी हो जाए जिससे दुनिया फिर एक बाइपोलर की तरफ ताकतों की तरफ बढ़े? क्योंकि हमने देखा कि जिस वक्त ये सिंगल अमेरिका पूरा ये नहीं था, उस वक्त दुनिया बेहतर थी। और चाहे हम फिलिस्तीन के हवाले से देखें या अफ्रीका में अलग अलग मुल्कों में जो हुआ उसके हवाले से देखें, तो एक बेहतर दुनिया थी। मैं सिर्फ कम्युनिस्ट होने के नाते ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों मुल्कों के, बड़े मुल्कों के, समझ में आए कि हम लोग अगर मिल जाएंगे तो हम और भी बड़ी ताकत बनेंगे, और फिर ये जो हमारे बोरिस जॉनसन चुनबैये हैं, उस तरह के लोगों को जो आप कह रहे हैं कि हंगरी को उकसाते रहेंगे, यूगोस्लाविया को उकसाते रहेंगे और एक तनाव पैदा करते रहेंगे, उनको रोका जा सके? देखिए, मेरा मानना है कि रूस और चाइना कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे। अच्छा। जैसे नाटो टाइप के। रूस मजबूरी में काफी चाइना की तरफ गया है, डिपेंडेंट होता गया है, क्योंकि एनर्जी का मार्केट बहुत बड़ा है चाइना, और बॉर्डर में पाइपलाइन रशिया का है, वहां चाइना को अब डायरेक्ट। मुझे नहीं लगता, इसलिए रूस चाइना में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में। बहुत सारी चीजें रशिया भी समझ रहा है, जैसे सेंट्रल एशिया है, वहां चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। काफी स्कॉलर्स लिखते हैं कि वो रशिया भी जान रहा है कि ये एक वार्निंग सिग्नल है कि रशिया के नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, जो इन ए वे उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या उसके जो
जहां जहां वो इंटीग्रेट करना चाहता है उस एरियाज को, वहां चाइना इन फ्यूचर कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल काउंटर फोर्स। ये रशियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ये है। पर सैंक्शन इतना पिंच किया है रशिया को कि उनको मार्केट चाहिए। उनके दो ही चीज प्रोडक्ट्स हैं जो बिक सकते हैं, एक है वेपन्स, एक है एनर्जी, और दोनों चाइना खरीद रहा है। सो बहुत बड़ा जो सहूलियत कहते हैं रूस के लिए ये है कि चाइनीज मार्केट जो है अवेलेबल है बहुत बड़े पैमाने, और इसलिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड बनता जा रहा है जहां चाइना रशियन कंट्रोडिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। इसीलिए चाइना को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में जो स्पेशल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है, इंडिया भी कर रही है, सो दे कैन गेट स्पेशल एक्सेस टू यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मार्केट इन दोस कंट्री। सो एकोमोडेट करेंगे काफी हद तक, और मजबूरी में बहुत हद तक डिपेंडेंस रहेगा चाइना की इकोनॉमी के ऊपर रशिया। बट अलायंस का पॉसिबिलिटी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो यह है कि चाइना एनी टाइम कैन बिकम ए राइवल। सेकेंडली, चाइना में एक हिस्ट्री है वार का, जैसे इंडिया में दिस मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 62 वार, उसी तरह 69 वार हुआ है। थर्ड, रशिया के बहुत क्लोज कंट्रीज हैं एशिया में जो चाइना के जो यूनिलैटरलिज्म को लाइक नहीं करते। उनको रशिया जो है बिग पावर, दे कैन नॉट अबैंडन दिस फ्रेंड्स, द कंट्रीज। तो कोई बड़ा पावर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखेगा, शॉर्ट टर्म गोल के लिए उनको इंडिया हो चाहे अदर कंट्रीज हो, वियतनाम हो, इनको एलिनेट नहीं करना चाहिए। ये सब बढ़िया। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर पटनायक। और मैं आनंद से, और आनंद के बाद मुशर्रफ अली जी ने हाथ उठाया हुआ है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने सवाल पूछ लें, और उसके बाद हम लोग चैट बॉक्स में आए हुए सवालों पर बात करते हैं। विनीत, वैसे नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद इस सभा का आयोजन करने के लिए, और बहुत ही खास तौर पे ऐसे सभी लोग जो अमन पसंद है और जो चाहते हैं कि ये दुनिया एक ध्रुव में सीमित ना रहे, ये विषय है। और प्रोफेसर है कि और इतने कम समय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न मैंने वैसे चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो उसको आप उस क्रम में जैसे भी आपको उचित लगे उसको आप ले सकते हैं। मेरा सिर्फ एक चीज जो शायद वैसे पटनायक साहब ने अपने इतने कम समय में उसको टच जरूर किया, छुआ है, वो ये है कि यूक्रेनियन नेशनैलिटी और रशियन नेशनैलिटी, इसके अंदर फर्क। मैं ये इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूक्रेन में काफी समय, यूक्रेन में भी रहा, रशिया में भी रहा, और मोल्दोवा में मैंने पढ़ाई। एक तरह से सोवियत संघ के भीतर रहते हुए यूक्रेनियन नेशनैलिटी अपने आप में कोई बहुत बड़ी नेशनल आइडेंटिटी की तरह नहीं था, जबकि दूसरे रिपब्लिक, दूसरे जो गणराज्य थे, वहां पे फिर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट काफी तेज थी। ये बात जरूर है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त, द्वितीय महायुद्ध के वक्त, वहां पे यूक्रेनियन नेशनलिटी को लेकर बहुत सीरियस प्रोटेस्ट भी हुए थे, और उन्होंने कोलैबोरेट भी किया नाजी जर्मनी के साथ। खैर, संक्षेप में मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना था कि यूक्रेन की आम जनता, और वहां पे आम तौर पे जो बोलचाल की भाषा बोली जाती है, खासतौर पे यूक्रेन के शहरों में, वो इतनी ज्यादा रूसीकृत है कि आप भेद नहीं कर पाओगे कि कौन रूसी है कौन यूक्रेनी है। तो वहां पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा सिर्फ इतना एक मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आम यूक्रेनियन जनता या आम रूसी जनता के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सियासी कॉन्फ्लिक्ट है। आम जनता नहीं चाहती है कि वो रूस के ध्रुव से बाहर निकले। ये जरूर है कि नाटो और खासतौर पे यूरोपियन यूनियन से जो गाजर उनको दिखाए जा रहे हैं, उसकी वजह से या वो दिखा के पॉलिटिशियंस अपना मतलब साध रहे हैं। सवाल मेरा सिर्फ यही था कि इस सब का हिंदुस्तान के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पे क्या असर है, और खास तौर पे हाउ डू वी सी द वर्ल्ड पीस
with this conflict coming up, and what would be the new economic order if this continues? That was all. शुक्रिया आनंद। और मैं चूंकि इस संबंध में ही कुछ और सवाल चैट बॉक्स में भी हैं तो मैं उनको भी पढ़ देता हूँ। साथ ही दीपक हैं जो कहाँ से हैं, अगर वो चैट बॉक्स में अपना पूरा लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे जुड़ने के लिए। उन्होंने भी पूछा है कि भारत की संपूर्ण प्रकरण पर क्या नीति है। और फिर उसके बाद में नूतन आनंद जी जो पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं, उन्होंने भी पूछा है कि इस विवाद का भारत पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। और अनिल हाथू जो बिहार से ही हैं और कवि हैं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे ये पूछा है। ईशान खापर्डे जो एक स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंदौर से हैं और म्यूजिशियन भी हैं, उन्होंने पूछा है विल इंडियन गवर्नमेंट बी साइलेंट ऑन दिस इश्यू टू लाइक दे वर ऑन तालिबान कू इन अफगानिस्तान। और आनंद का सवाल हमने सुना ही है। अरनाम सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये सवाल कहा है कि भारत की इस सब सिलसिले में क्या भूमिका रहेगी। और नंदिता चतुर्वेदी जो पीस एक्टिविस्ट हैं वर्ल्ड पीस के भीतर भी, और जो साथ ही स्कॉलर हैं बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं, पोस्ट डॉक्टरल हैं, उन्होंने कहा है पुतिन हैज सेड दैट रशिया एंड चाइना हैव बेटर रिलेशंस टुडे देन एवर बिफोर इन देयर हिस्ट्री, जैसा कि आपने भी कहा। I think their alliance is not only strategic but to a good extent one built on shared principles of moving toward a multipolar and more just world, just as Noorji said. I think that the China of today under Xi Jinping is qualitatively different from China under Deng or Mao. We need to understand the Chinese on renewed terms today. और उसी के साथ हमारे AISF JNU के साथी ने भी कहा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वर्तमान स्थिति तक का विश्लेषण बहुत सहज भाषा में रखने के लिए कॉमरेड पटनायक का शुक्रिया, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। भारत की सरकार क्या कर रही है इस विवाद में, भारत की भी कोई भूमिका है क्या, हरनाम सिंह जी ने पूछा है। और फिलहाल हाँ, चैट बॉक्स में इतने ही सवाल थे। अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया हो तो हाँ, मालाकार जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आपसे पहले मुशर्रफ अली जी का हाथ उठा हुआ है, तो पहले हम मुशर्रफ अली जी की बात सुनेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध ये है प्रोफेसर पटनायक कि आनंद के सवाल के साथ आप बाकी की चीजों को पहले जोड़ करके अपना जवाब दे दें, उसके बाद मुशर्रफ अली जी अपना सवाल करेंगे। या आप मुशर्रफ अली जी का सवाल भी साथ में देना चाहेंगे? पहले ये काफी चीजें हैं, मैं एक साथ 5 मिनट 2 मिनट, जैसे आनंद जी ने कहा, इसे यूक्रेनियन मैंने भी शुरू किया था। यूक्रेन और रशियन जो है ना, ये ट्विन ब्रदर्स टाइप के हैं, और इनमें तनाव भी रहता है। जैसे ओडिया बंगाली आप मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत क्लोज है, लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेस, एवरीथिंग, बट समय समय पे तनाव भी इजीली कराया जा सकता है, हुआ भी है पास में। क्योंकि एक परसेप्शन एक समय में एक था, ये आपके रूलर थे, आपके कल्चर में कल्चर को दबा दिया, असिमिलेट कर लिया। 40% ऑफ यूक्रेनियंस, 40% 1989 के सेंसस में रशियन उनका फर्स्ट लैंग्वेज था। 40% said Russian is their first language, which means there are enough Russian speakers in Ukraine, either Russians or Russian speaking population. इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि रशियन स्पीकिंग पीपल they do not accept this kind of Ukrainian nationalism, जिसमें रशियन लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी का कोई स्थान ना, कोई प्लेस ना। इवन यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को अलग कर लिया था। मैं वहां देखा जहां उसके जो यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हेड था, उसका डेड बॉडी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो चर्च जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स के कंट्रोल में था। तो चर्च भी अलग होने लग गए। तो नेशनलिस्ट ट्राइड एवरीथिंग टू क्रिएट, और इस पे वेस्ट का बहुत बड़ा रोल मैं इसलिए कहूँ, दे प्रोवोक दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंगर अमंग कम्युनिटीज। एक साइड को उस्काते रहे, उसको हेल्प करते रहे। जहां तक वेस्ट का सवाल है, आई मीन इंडिया का सवाल है, अब चाइना, मैंने मैडम का सवाल का जवाब दिया था कि अलायंस मिलिट्री टाइप का, उस तरह का मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस नहीं होगा, काफी हद तक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में काफी क्लोज, उस तरह चाइना और इंडिया का भी काफी क्लोज नैरेटिव रहा है ग्लोबल ऑर्डर के बारे में। क्योंकि जहां तक
किसी ने लिखा है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, वो यूनिपोलर मोमेंट याद करिए जहां किसी देश की जरूरत नहीं होती थी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए। इतना बड़ा राष्ट्र युगोस्लाविया, उसको तोड़ दिया गया और सर्बिया के ऊपर बम गिराया गया 1999। इराक में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए। तो एक स्थिति ये था जो यूनिपोलर मोमेंट था दुनिया के हिस्ट्री में, ग्लोबल ऑर्डर में। उसको चैलेंज करने के लिए, चैलेंज तो ओपनली बहुत सारे कंट्रीज नहीं कर रहे थे क्योंकि बोथ चाइना एंड इंडिया उस टाइम अमेरिका के बहुत क्लोज थे, बट इन देयर ओन वेज उन्होंने कोशिश किया कि इसका अल्टरनेटिव नैरेटिव बोले किया जाए। वो प्रोसेस को हेल्प किया गया ब्रिक्स के थ्रू, रिक, रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म। देन यू हैड बेसिक्स, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड ऑल। सो चाइना, इंडिया, रशिया और कुछ देशों के प्रयत्न ये रहा है, विदाउट एंटागनाइजिंग द यूएस, कन्फ्रंटिंग द यूएस, हाउ ग्रेजुअली क्रिएट alternative institutions which will be much closer to the south, global south. ब्रिक्स बैंक एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो जिसका आप देखिए जो अपने करेंसी रिजर्व्स वगैरह जो सब है ना, तो बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्म है इन द टर्म्स ऑफ गिविंग लोन, नो कंडीशनलिटीज नहीं है। सो ग्लोबल ऑर्डर को बदलने के लिए कई चीजें हो रहा है। इवन यूक्रेन के 14 के सवाल पर देख लीजिए आप, इंडिया एब्सटेन, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे शिवशंकर मनन ने कहा, क्या स्टेटमेंट दिया था, रशिया हैज जेन्युइन इंटरेस्ट, रशिया का जेन्युइन इंटरेस्ट इस रीजन में, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशिश प्रयत्न हो रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के जो कंट्रीज हैं फेवर में, दे आर नॉट नेसेसरीली एंटी अमेरिकन, चाहे ब्राजील हो आज या इंडिया हो, बट दे हैव कम टुगेदर विद अ विजन दैट ग्लोबल साउथ शुड हैव अ वॉइस। उन्होंने प्रयत्न किया है, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू चेंज द वोटिंग राइट्स विद इन द IMF, व्हिच हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली, बट स्टिल 2008 के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के समय देखा गया, the BRICS countries were least affected. That is, they were least affected by this global meltdown. That created a lot of credibility in the economies of BRICS countries. ये global alternative बन सकते हैं. They can attract many countries to their, vision. So this should not be seen as an alliance, but this should be seen as global alternative, global order, where the West is not the only power that will dictate or monopolize the whole discussion, decision making, policy, everything. India का जहां तक सवाल है, it's a very, very, I may say it because I can't really answer in a very convincing way. मैं कहूँगा बढ़िया क्वेश्चन है, but anyway, क्योंकि इंडिया भी इमर्जिंग पावर, इंडिया के रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छा है। इफ यू रिमेंबर चाइना's rise, China was good with everybody, all countries, until Xi Jinping came to power. तो Deng Xiaoping के बताया रास्ता है कि China's rise is not a threat to anyone. तो अपने शांति से सबसे रिश्ते बना के राइज करते गए, कैपिटल भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आया, बाजार भी आया, सब कुछ मिला। India has been rising like that, maintaining a balance between Russia and US. Look at the amount of American pressure against S-400 missiles that India purchased from Russia. So in that small way, because American power is enormous, you can imagine if they are threatening Russia like this. And we have a problem with China, so we also tilt towards the US in that context. So it was a big decision to still go ahead and purchase. And then we have also many other commonalities with Russia. We have started 2 initiatives, by the way. ये मेरा पूरा किताब ही एक इस पे है, to access the Eurasian continent. हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वजह से एक्सेस नहीं, because Afghanistan, despite being a friendly that time, Pakistan came in between, which didn't allow transit of goods and everything. So we had tried 2 routes, both through Iran.
again another critical country on which we are sometimes in dilemma, sometimes vote against it, sometimes also support it, and try to bust sanctions by, sort of barter trade with Iran, energy versus Indian goods. So that is Bandar Abbas port and Chabahar. Chabahar gives India access to Eurasian continent through ईरान एंड अफगानिस्तान, जिसके बॉर्डर पे 3 कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जहां से आप जा सकते हैं यूरेशियन मार्केट, विच विल शॉर्टन द डिस्टेंस, कॉस्ट, एवरीथिंग. दूसरा बंदर अब्बास से जो 2002 से हम प्रयास कर रहे हैं, साइन किए थे रशिया, इंडिया, चाइना, ईरान, एंड वो लिंक है, रेलवे लिंक्स वगैरह सब कुछ है, एक स्ट्रेच ईरान के अंदर है, इट हैज टू बी प्रॉपर्ली डन. सो हम और आसानी से ईरान से रेलवेज में हम जा सकते हैं अप टू कास्पियन, रशिया, अजरबैजान, एवरीवेयर. ये इनिशिएटिव हमारे रशिया के साथ है, क्योंकि यूरेशियन मार्केट और यूरेशियन गैस, एवरीथिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रूस के साथ काफी इनिशिएटिव्स है ये, पर प्रॉब्लम ये है कि रशिया के साथ इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं है, जो चाइना के साथ रशिया का हुआ है. सो वी कैन नॉट बेल आउट रशिया सैंक्शंस में. हमारे पास रूस के प्रोडक्ट के लिए वो मार्केट नहीं है, ना सीधी पाइपलाइन है गैस के लिए, एनर्जी के लिए. एंड वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर इवन मिलिट्री परचेजेस फ्रॉम US and Israel and other countries, France. So I see the dilemma that Indian government will face in the future. I read Raja Mohan's article also, but he would like us to go closer to US and not side with Russia. But the dilemma is real. Russia has been an old friend. Its military dependence काफी है, and we have this connectivity through these corridors even to Europe through Russia. So difficult to take sides, and we are not a market, for Russia because of China is taking that advantage, which is not on the border, and we have other goods coming in from various parts of the world. Even Chinese goods are flooding Indian market, so Russian goods cannot compete in this market, except for energy and military sales. Energy without a gas or natural pipeline will be very expensive. We are still trying to get it through some investment in Siberia, Sakhalin, a massive investment, $2 billion, ONGC Videsh has done, and that has been sold elsewhere, so that the money we earn we can purchase from other parts. Thank you. मैं मुशर्रफ अली जी से कहूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में रखें. मेरा ये सवाल है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक विश्व व्यवस्था बनी थी, एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जो अमेरिकी नेतृत्व में था, जिसके औजार जो है वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब थे, जिनके माध्यम से वो सारी उस पर करता था. तो सोवियत संघ ढहने के बाद जो उसने एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो एक ग्लोबलाइजेशन और इसके रूप में जो सामने लाया था, उसकी वजह से अमेरिका 15 साल में ही वो जो मॉडल था भूमंडलीकरण का, वो धाराशायी हो गया. जब धाराशायी हो गया तो उसके बाद से उसके समानांतर एक दूसरी विश्व व्यवस्था जो है वो चीन के नेतृत्व में उभर कर आ रही. और इस बात को जो है, जिस बात को पूरी दुनिया में अमेरिका संरक्षणवाद के खिलाफ कर रहा था, उसने खुद अपने यहाँ संरक्षण करना शुरू कर दिया इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में. तो मेरा कहना यह है कि ये जो अब कर रहा है, ये पूंजीवाद जो बिल्कुल अपनी आखिरी जो है उसकी लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसी का एक हिस्सा जो है हम यूक्रेन में और इसमें देखते हैं. क्योंकि यूक्रेन की जो पूंजीवाद में जो पूंजीवादी संकट है, वो उस संकट को हल करने के लिए फासिज्म को आगे लाता है. तो आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में, यूरोप में भी और यूक्रेन में भी फासिस्ट पार्टियां जो सामने आई हैं. तो मेरा कहना यह है, नई जो विश्व व्यवस्था बन रही है, मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली विश्व व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मानना है कि जो आर्थिक शक्ति के ऊपर जो एक ग्रुप बन रहा है, जो चीन के नेतृत्व में चल रहा है, क्या
इसके बारे में आपका जो है क्या कहना, क्या इसका इस ताल्लुक है इससे, जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि पूंजीवाद अपनी हारवी जो पुरानी जो आदतें हैं उसके तहत यह हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि ये जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है, जो चीन के नेतृत्व में बन रही है, जिस ग्रुप के अंदर पुतिन और रूस भी शामिल हो रहा है, क्या ये ग्रुप जो है ये सफल होगा? और पूंजीवाद, मेरे हिसाब से पूंजीवाद आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं इसको? ये अलग दिशा में जाना होगा मुझे, पर काफी हद तक आपने बोल ही दिया है। पर इतना संक्षेप में ये पूंजीवाद का कोलैप्स कर जाना इतना आसान नहीं है। हमने देखा बार बार ये क्राइसिस से निकलते हैं, कहीं फांसीवाद के रूप लेते हैं, कभी कुछ और रूप से आते हैं। तो एंड आइडियल भी मॉडल्स नहीं है चाइनीज जैसे, जो अट्रैक्ट करेंगे बाकी देश को अपने लीडरशिप में, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इस पे अलग डिस्कशन हो सकता है। पूंजीवाद में क्राइसिस हमेशा होता है। जी, मालाकार जी से मैं आग्रह करूंगा। मैं तो सबसे पहले प्रोफेसर अजय पटनायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे ऐतिहासिक दृष्टि से जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल सारे पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश की है। और मैं बहुत सारे थियोरिटिकल सवाल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि विश्व ने, पूरे दुनिया ने न्यू लिबरलिज्म से न्यू लिबरलिज्म की यात्रा की है और उसके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट है। बस लेकिन मैं एक चीज जो बोलूआ, मैं उनके भाषण से एक चीज मैं निकाल पाया हूं, जो उसको वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं दुनिया के पैमाने पर, कि नेशनलिज्म जो यूक्रेन में पैदा हुआ तो वो लूजर रहा है। उन्होंने ये बात कही कि वो नेशनलिज्म से लूजर रहा है। तो क्या दुनिया के अंदर विभिन्न विकासशील और विकसित देश जो नेशनलिज्म का आज पोजीशन ले रहे हैं, वो रीजनल या इंटीग्रिटी के लिहाज से वो लूजर, नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से क्या वो लूजर हो सकते हैं? एक पॉसिबिलिटीज जो है वो यूक्रेन की तरफ से जो इशारा भर करके आया है। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि एक वर्ल्ड लेवल का दृष्टिकोण जो है, नेशनलिज्म जो है ये एक लूजर सिचुएशन में ले जाता है हर नेशन को। क्या ये बात दूसरे जगह भी लागू हो सकती है? बस इतनी सी बात। बहुत छोटे कंट्रीज में जहां ऑलमोस्ट एक ही तरह के कम्युनिटी हैं, वहां तो थोड़ा तरह के नेशनलिज्म वो अलग होता है। जहां मल्टी कल्चरल सोसाइटीज, मल्टी एथनिक सोसाइटीज, मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, वहां नेशनलिज्म बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हिटलर का दौर में हमने देखा है जर्मन नेशनलिज्म के वजह से क्या नुकसान पहुंचा है जर्मनी को, और जर्मन के आसपास के जितने देश थे, वहां कम्युनिटीज थे, उनको पहुंचा है। और आज जर्मनी के लोग इतने सचेत हैं कि वो नेशनलिज्म का, उनके देखिए आप सिस्टम में नेशनलिज्म को उन्होंने कोशिश किया कि विजिबल ना रहे पॉलिटिकल सिस्टम में। सो नेशनलिज्म शॉर्ट टर्म में हो सकता है गेन करे, बट सोसाइटी के लिए खतरनाक है। जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया में हमने देखा है, और हमने किताब में लिखा है, जिन कंट्रीज में इस तरह के डिवीजन नहीं था इंटर एथनिक, उन्होंने एकोमोडेट किया है। इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जहां लोग पहले कहते थे सोवियत समय के ये अंडर बेली है सोवियत यूनियन का, ये मुस्लिम है, इनका लैंग्वेज अलग है, ये कभी साथ नहीं रहेंगे, वो सोवियत यूनियन में लास्ट तक रहे, आखिर तक छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद अभी भी वहां इंटर एथनिक राइट उस तरह नहीं हो रहा कि कंट्रीज में लड़ाई होंगे। ये हमने देखा सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा बहुत हुआ है, उज्बेक और किर्गिज, ताजिक, माइनर कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर एरियाज, पर उस तरह के वार में चेंज नहीं हो पाया। इसलिए अमेरिकन उसका फायदा नहीं ले पाए वेस्ट, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन इतना डीप नहीं है कि आप लड़ा के ले लें अपनी। ये मैं आपसे सहमत हूँ, नेशनलिज्म हैज ए वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ, और नेशनलिज्म के लिए हमेशा कोई टारगेट, हमारे हिस्टोरिकली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान बना इंडिया में 47 में, तो एक कन्वीनियंटली नेशनलिज्म के लिए वो हमेशा कुछ ना हमारे हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहे, वरना जो है दुनिया में देखा गया कि नेशनलिज्म सस्टेनेबल नहीं है। एक सवाल जरूर आया है जो मैं आपको, वैभव नाम के साथी ने रखा है
उन्होंने पूछा है कि इज चाइना सपोर्टिंग रशिया ओनली टू टेक रशिया अवे फ्रॉम इंडिया एंड हर्ट अवर इंटरेस्ट्स, इफ नॉट व्हाट इज इट्स रियल मोटिव और ऑब्जेक्टिव? ये तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन को स्ट्रेच करना होगा कि आप चाइना विल मैनिपुलेट रशिया टू द एक्सटेंट के वो हमसे अलग कर लेगा। रशिया से अलग होना जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जितना अमेरिका के साथ क्लोज होते जाएंगे, डिपेंडेंट अगर होते जाएंगे, रशियन गुड्स को, उनके इवन वेपन सिस्टम जो भी हम ले रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, हम उससे अलग होते जाएंगे। चाइना कैन नेवर डू इट बिकॉज रशिया ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैंने जैसे कहा कि चाइना इज नॉट उस तरह के जो है संबंध नहीं चाहते कि दूसरे देशों के साथ जिनके अच्छे संबंध है रूस के, वो कट जाएंगे और कट जाए, ऐसा नहीं है। चाइना को भी किसी स्टेज में वो कॉम्पिटिटर के रूप में भी पा सकते हैं। एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा था, मैं देखा था मैंने चैट बॉक्स में। हाँ हाँ प्लीज आप बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है कि चाइना क्या पूंजीवाद के विकल्प की तरफ नेतृत्व लेगा? मुझे नहीं लगता चाइना विल बी एन अल्टरनेटिव। चाइना विल बी ए ग्लोबल पोल, मेजर पोल होगा जिसके चारों तरफ कई कंट्रीज आएंगे, और वो कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव नहीं होगा, क्योंकि चाइना में पूंजीवाद जो है काफी विस्तार किया है। पॉलिटिकल सिस्टम चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में हो, बट मार्केट, फ्री मार्केट, कॉर्पोरेट सेक्टर, सब कुछ चाइना में। चाइनीज कॉर्पोरेट्स आर नाउ डोमिनेटिंग मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि चाइना कोई कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ बेटर अल्टरनेटिव। मुख्य रूप से जो हम सब लोगों ने आज की इस बातचीत में समझा है वो ये कि पूंजीवाद अपनी तरह से हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, चाहे वो भाषा का हो, चाहे दो देशों के बीच का हो, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस दरार को बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि उसके पक्ष में भले चीजें ना जुट पाए लेकिन उसके विरोधी पक्ष में चीजें इकट्ठा ना हो। और ये जो यूक्रेन का या जॉर्जिया का इसके पहले जो विवाद रशिया के साथ में रहा है, इस सबको इस उरूज तक, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में कि वो एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की घंटी की तरह से लोगों के दिमाग में बजने लगता है, ये एक परसेप्शन देने में एक कैपिटलिस्ट मीडिया की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसके जरिए वो मौजूदा सरकार को, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को नाकारा साबित करने की कोशिश करता है, और ये साबित करने की कोशिश भी करता है कि ये अपनी जनता का ख्याल रखने में अक्षम है, और इस तरह से वो वहां डिस्कंटेंट को बढ़ाने की भी कोशिश करता है। आज हमारे साथ में देश से और दुनिया से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे साथी जुड़े। मृत्युंजय भी हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए थे। कुछ साथी हमारे यूएई और दूसरे वेस्ट एशिया के मुल्कों से भी जुड़े हैं। असम से हमारे साथ डॉक्टर जमुना बीनी जुड़ी हैं। बहुत सारे जो कात्यायनी, जो एक प्रमुख लेखिका और कवयित्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी। दिलीप रघुवंशी जी और भावना रघुवंशी जी आगरा से जुड़े हैं। आलोचक, हिंदी के प्रखर आलोचक बजरंग बिहारी जी जुड़े हैं। कहानीकार दिनेश भट्ट जी जुड़े, और बहुत सारे पत्रकार साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीरा नईम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं एक तरफ से कुछ साथियों के नाम देता हूँ, और उसके बाद हम लोग, अगर इस बीच में कोई सवाल आया, हिम्मत छंगवाल जी का सवाल आया है कि अगर चाइना नहीं तो कौन कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को लीड करेगा दुनिया में। आप इस पर आए, उसके पहले मैं एक बार कुछ साथियों के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। मृदुला सिंह जी नानर कांदन सारा तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे पूरे तमिल मित्रों में एक वही है जो बहुत ही अच्छी हिंदी भी जानते हैं, और हो सकता है कि वे इसके आधार पर जो आज बातचीत हुई तमिल अखबारों के लिए कुछ लिखने की कोशिश करें। नूतन आनंद हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार से। राकेश हमारे के महासचिव लखनऊ से जुड़े हैं। शिवाजी मोहिते इंदौर से, सारिका सिन्हा भोपाल से, शशि भूषण उज्जैन से, सुरेश श्रीवास्तव जी दिल्ली से जुड़े हैं। सनोबर केशवार एक्टिविस्ट हैं, बम्बई से जुड़ी हैं। विनोद बंडावाला औरंगाबाद से जुड़े हैं। शरद कोकास छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। प्रेमचंद गांधी जयपुर से जुड़े हुए हैं। रोजिली पंजी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
लीलाधर अहिरवार सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद नामदेव SUCI की पार्टी से संबद्ध हैं और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश राय जी शहडोल से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णार्जुन बर्वे इंदौर से हैं और कोनिनिका रे नारीवादी एक्टिविस्ट हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चिष्मन राजू भी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हैं। हरराम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से और मंदसौर से। निरंजन श्रोत्रिय जी हैं जो बहुत प्रमुख कवि हैं और वरिष्ठ कवि हैं और वो हमारे साथ गुना मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। पूजा सिंह, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारी पूजा जो एक युवा पत्रकार हैं वो और कवयित्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल से। राजनारायण बोहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ कहानीकार हैं, वो हमारे साथ दतिया से जुड़े हैं। अभय नेमा भी पत्रकार साथी हैं हमारे और वो विदेशी मामलों में खास दिलचस्पी रखते हैं। श्रवण गर्ग जी भी काफी दिलचस्पी रखते हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुशर्रफ अली जी को आपने सुना ही, और सचिन श्रीवास्तव भी हमारे युवा पत्रकार साथी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। मुथु वीरप्पन मेरे ख्याल से बंबई से हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल, और अनिल हाथू का मैंने बताया बिहार से। अनिल चौबे छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संतोष कुमार लखनऊ से। राहुल भाई जी और आशीष भाई जी जो एप्सो के भी कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, वे सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गिरीश पटेल जी अनूपपुर शहडोल से मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। हमारे युवा वकील साथी और AISF AIYF के कॉमरेड बजिंदर भी हमारे साथ जुड़े दिल्ली से। हरीश करमचंदानी जी प्रमुख वरिष्ठ कवि हैं, वो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। और सारिका श्रीवास्तव रायपुर से हमारे साथ, इंदौर और रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत सारे और साथी थे जो आए और गए, लेकिन अभी भी 66 साथी हमारे साथ में हैं। मैं अनेक लोगों को नाम से नहीं, मतलब नाम यहाँ दिख रहे हैं लेकिन वैसे परिचित नहीं हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। वैभव हमारे साथ, वैभव पुरंदरे जो साइंटिस्ट हैं और हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आवान अबरार, दीपक, अभिषेक, सौरभ और अनेक अन्य साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया या जो बीच में यहाँ से रुखसत हुए, वो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, माही आप कहाँ से हैं? आप प्लीज अपना कांटेक्ट डिटेल भी छोड़ देना, लेकिन आपका सवाल मैं तब तक रख देता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स में पूछा कि रशियन इन्विटेशन टू पाकिस्तान PM, इज दिस सम काइंड ऑफ मैसेज टू इंडिया? मैं इससे पहले कि प्रोफेसर पटनायक अपने, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रोज चाय पानी की अनेक घटनाएं घटित होती हैं और वो जो अखबार हैं उनके लिए मसाले का काम करती हैं। लेकिन प्रोफेसर पटनायक जैसे अकादमिशियनों से, जिन्होंने इतिहास और वर्तमान और एक व्यापक अर्थ में राजनीति को समझने की चेष्टा की है, हमारे साथ में हमें समझाने की भी चेष्टा की है, और उनके लिए शायद ये सवाल के कोई किसी को चाय पर मिल रहा है या, तो सब अपनी अपनी तरह से शतरंज की बिसात पर रोज कुछ ना कुछ गोटियां चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और जियोपॉलिटिकल हित जो हैं वो रिश्तों की दिशा को तय करने में एक भूमिका अदा करते हैं। प्रोफेसर पटनायक, शुक्रिया। ये मैं और योर लास्ट कमेंट्स। हाँ जी, मैं उससे पहले हिम्मत चंगवाल जी का सवाल लेना चाहता हूँ कि इफ नॉट चाइना हु विल लीड द कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड। मार्क्स ने कहा था कि यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज में पहले रिवॉल्यूशन शांति होंगे, नहीं हुआ, रूस में सो हो गया। सो जिनसे उम्मीद रखा था वो नहीं होके रूस में क्रांति हो गई। तो उसी तरह वैक्यूम नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं दुनिया में चेंजेस आएंगे तो यूरोप में भी आ सकता है, किसी देश में, लीडिंग कंट्रीज में। तो ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि चाइना के बिना आप कोई लीड नहीं कर सकते हैं। अगर चाइना भटक गया है या ठीक से नहीं लीड हुआ है तो नए फोर्सेस इमर्ज करेंगे। एक तो ये है। दूसरा पाकिस्तान का सवाल ये है, मैं सब जगह यही कहता हूँ कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। मल्टीपोलर की जब बात करते हैं, आप कैसे ये उम्मीद रखेंगे कि इंडिया का ऑटोनॉमी नहीं होगा, किससे संपर्क रखेंगे? रूस का भी उतना ही ऑटोनॉमी होगा, वो किसी से संबंध रखेंगे।
अगर उसी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हम विरोध कर रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो रूस के बीच संबंध तो डाइवर्स होंगे ना। अब हम अगर इम्पोज करेंगे कि तो वो तो एक मिलिट्री अलायंस हो गया कि आप किसी के साथ और रिश्ता नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है, तो नाटो बन जाएगा। तो हम जब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, चाइना के भी अपने भी फ्लेक्सिबिलिटी होंगे, किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं, किसके साथ संबंध बना रहे हैं, हमारे पास भी वो फ्लेक्सिबिलिटी होगा। इसी का नाम मल्टीपोलरिटी है, ताकि किसी कंट्री को हमारे किसी भी डिसीजन पे मजबूरी कुछ नहीं है दूसरे देश का कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसी के लिए ये मल्टीपोलरिटी की बात किया गया था, क्योंकि जब ये शुरू हुआ यूनिपोलरिटी, तब ये था कि कोई कंट्री को ये स्वायत्तता नहीं था, ऑटोनॉमी नहीं था 90s में, कि कुछ कर पाए। या तो उनको IMF वर्ल्ड बैंक से प्रेशर डाला जाता था, या युद्ध की धमकी दिया जाता था, आइसोलेशन की धमकी दिया जाता था। उसी को अवॉइड करने के लिए हमने मल्टीपोलरिटी की बात की, जिसमें ये शामिल है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग भी ऑटोनोमस तरीके से लेंगे, अपने रिश्ते भी ऑटोनोमस तरीके से रखेंगे। अभी आखिरी आपके वाक्य के साथ ही कॉमरेड सदाशिव भी हमारे साथ में अभी आज जुड़े हैं, और थोड़ी देर पहले कॉमरेड आलोक खरे भी हमारे साथ जुड़े। दिल्ली से अनिल चौधरी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अभी इस मीटिंग में लगभग शुरू से। और हमारे युवा साथी अथर्व शिंत्रे और हमारी वरिष्ठ साथी शैला शिंत्रे भी हमारे साथ में हैं, और आलोक खरे जी इंदौर से हमारे साथ में हैं। मैं आप सभी का, हिम्मत छंगवाल जी का, प्रहलाद बैरागी जी इत्यादि जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए प्रोफेसर पटनायक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथी विवेक मेहता जो इस मौके पर मेरी टेक्निकल हेल्प के लिए भी यहाँ मौजूद रहे, और जो एप्सो के मूवमेंट से भी, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया देने के साथ ही मैं इजाजत लेता हूँ।